तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कुश। तो चलिए हम आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। और डिफरेंट क्यों होने वाला है कि आज की इस वीडियो में हम जो भी एसएससी सीजीएल का मेंस का जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है उसको कवर करने के कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो मतलब जो भी इसका सिलेबस है तो सिलेबस वाइज चलेंगे। और ये वीडियो का यही पर्पस है कि आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है ना, तो मैं वो इमेज के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते चलूँगा। ठीक है ना, तो चलिए हम आज के इस वीडियो में अब जानते हैं कि आज का इस वीडियो का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बातें जानेंगे। ठीक है ना, कि आखिर में कंप्यूटर में कौन कौन सा सिलेबस क्या है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ना। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर आखिर में होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, और आम जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कैलकुलेशन वगैरह करना हो, चाहे जो भी डेटा को मैनेज करना हो तो ईजी मैनर में मैनेज कर लेता है। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बहुत सारे जनरेशन है, तो कौन कौन से जनरेशन कब आए और उसमें कौन सा लैंग्वेज आया, चाहे ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेज का मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में उसका लैंग्वेज क्या था कंप्यूटर का, सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है ना, इसका मतलब कि इसमें हम ये जानेंगे कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है। जैसे हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको सम ही करना है 2 नंबर का, 2+3 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टू इनपुट में देंगे और 3 इनपुट में देंगे। ठीक है, और हमारा इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सम रहेगा। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमको आउटपुट क्या देगा, 5 देगा। तो ऐसे ही हम उसका इंटरनल प्रोसेस को देखेंगे कि ऐसे कंप्यूटर काम कैसे करता है ना। तो ये हो गई। फिर पेरिफेरल डिवाइस में, तो पेरिफेरल डिवाइस में हम ये जानेंगे कि हमारे पास इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, फिर आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो गया ना, कीबोर्ड हो गया, फिर आपका माउस हो गया। और जैसे आउटपुट डिवाइस में आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को समझ सकते हैं, जो मॉनिटर हो गया, फिर प्रिंटर हो गया। तो हर एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब ये कंप्यूटर मेमोरी, हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन, और डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। और ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम ये देखते हैं कि हाँ, कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हमारा पहला टॉपिक यही है, कंप्यूटर क्या होता है। तो हम इसको बेसिक लैंग्वेज में या बेसिक टर्म में जानेंगे कि आखिर में कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक तरीके का एक डिवाइस होता है। ठीक है ना, हम इसको डिवाइस कर सकते हैं, जो कि क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जैसे जो डेटा होता है, रॉ डेटा को एक इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, मतलब इम्पोर्टेंट डेटा में चेंज कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि नेम हो गया, आपका एज हो गया, फिर सेक्स हो गया, फिर वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब क्या है, ये एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट बहुत सारे क्लास में है, तो उसमें से हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज करेंगे और उसका ये नेम वगैरह, वेट और हाइट देखेंगे कि क्या क्या है, तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर एक देखते हैं कि कंप्यूटर कैन ऑल्सो डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर में क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एक्सेप्ट डेटा। ठीक है ना, एक्सेस डेटा को हम अगर एक्सेस करना हो तो एक्सेस कर सकते हैं। फिर डेटा को हमको स्टोर करना हो,
मान लीजिए कि हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है ना, तो फाइल को हमको स्टोर करना है, तो क्या करेंगे हम अपने कंप्यूटर में इसको स्टोर कर लेंगे, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्रोसेस डेटा, ये प्रोसेस डेटा भी करता है। प्रोसेस डेटा का मतलब कि जो डेटा है उसको हैंडल करता है ना, कि कैसे अगर कोई इंस्ट्रक्शन, से मैंने अभी एग्जांपल में बताया ना कि सम है, तो सम को कैसे मैनेज करना है, सम को 2+3 करना है, ना कि 2-3। तो ये सब प्रोसेस डेटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये करता है रिट्राइव स्टोर डेटा एज द व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास डेटा की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है ना, जैसे कोई डेटा पहले से फाइल में पड़ा है और हमको ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे, फिर उसमें से जो फाइल यहाँ पर बना होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, फिर हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके कंप्यूटर इसका मतलब डेटा को स्टोर करता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ से डेटा फेच कर लेते हैं, ठीक है ना। और प्रिंट द रिजल्ट इन द डिजायर फॉर्मेट, जो रिजल्ट होता है उसको डिजायर फॉर्मेट में प्रिंट करता है। जैसे आपको पता है पीडीएफ, आपको पता ही होगा पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ हो गया, डॉक हो गया, फिर आपका एक्सेल शीट हो गया ना, तो इस टाइप के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है, जिससे आप डेटा को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं ना। तो ये रही बात। फिर हम नीचे देखते हैं कि द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर हाई स्पीड। मतलब कंप्यूटर को हम आखिर में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो हाई स्पीड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम 2+3 करने के लिए दे दिया है, तो आप तुरंत कर देंगे 5, बट यही हम दे दें कि 2+ और 7+, मतलब 1 लाख तक नंबर हम दे दें आपको, तो आपको वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। बट यही अगर काम कंप्यूटर करे तो उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों है, उसके पास रैम पावर है, वो तुरंत चीज़ों को मतलब कैलकुलेट कर देगा, तो इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी, हम मान सकते हैं कि ये छोटे डेटा पे हम अपना जो कैलकुलेशन वो सही से कर सकते हैं, बट अगर बिगर डेटा होगा लाइक दिस, तो वहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ 7 की जगह पर हम 9 एज्यूम कर ले तो ये हो सकता है, बट कंप्यूटर में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसका एक्यूरेसी पावर भी अच्छा होता है, ठीक है। डिलीजेंस होता है, हम उस पर बिलीव कर सकते हैं उसके डेटा को। फिर वर्सटाइल होता है, ठीक है। फिर स्टोरेज, मतलब जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर कर लेता है, फिर हम जब भी आप अपने को ज़रूरत पड़ेगा फिर हम वहाँ पर देख लेंगे डेटा को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न, आप कन्फ्यूज मत रहिएगा। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन अगर वहीं पर मॉडर्न लिख दिया जाए तो मॉडर्न के लिए क्या है, एलन ट्यूरिंग है। तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा कंफ्यूज करने के लिए, और आपको ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज। तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर देखिए, तो चार्ल्स बेबेज को आप टिक कर देंगे, बट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और नीचे वाले का देख लेते हैं कि फादर्स ऑफ WW, ठीक है। तो जैसे हम नेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका फादर ऑफ WW कौन है, टिम बर्नर ली है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, ये फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंट कर्व। तो इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ना कि बताइए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो आपको बताना होगा ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। तो अब देखते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कितने जैसे जनरेशन क्या होता है ना, कि एक जनरेशन में कोई टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, उसमें फर्स्ट जनरेशन आया, मतलब पहली बार कंप्यूटर आया, ठीक है। उसको फिर उसका जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर दिया जाता है, तो फिर सेकंड जनरेशन में। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन कब हुआ था, 1940 से 1956 तक। और इसमें हम क्या यूज़ करते थे, इसमें जो कंप्यूटर के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तब, ठीक है। वही सेकेंड जनरेशन में उसका टाइमिंग क्या था, 1956 से 1963। और यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे कंप्यूटर में, ना कि वैक्यूम ट्यूब। तो इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा। क्या पूछेगा आपसे, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज होता था,
तो आपको ऑप्शन सारे दिए रहेंगे कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट वहाँ पर टिक करना है। फिर फोर्थ जनरेशन की बात किया जाए तो 1971 से 1980, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर। अब फिफ्थ जनरेशन जो अभी का टाइम चल रहा है 1980 से अभी तक, तो अभी हम क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा ना, कि वो पूछ देगा डायरेक्ट यहाँ फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज होता था, तो आपको पता है ना डायरेक्टली कि हाँ माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। ये डेट आपसे नहीं पूछेगा, डेट के लिए आप टेंशन ना लें। आपको बस ये पूछेगा कि हाँ फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो बस आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ना। अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज का जनरेशन क्या है। मतलब इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, फिर सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एक तरीके के दोनों लैंग्वेज है वैसे। मशीन लैंग्वेज क्या है कि समझिए एक तरीके से कि 0101 ऐसा ही वो मशीन अंडरस्टूड करता है ना। असेंबली लैंग्वेज एक तरीके का आपको कमांड टाइप का होता है। जैसे अगर आपको जंप लिखना है तो आप देख सकते हैं कोई कमांड रहता है, जंप 1 to 2 सम रजिस्टर 1 to रजिस्टर 2 एंड वैल्यू इसका यहाँ पर आता है कुछ ऐसा। और वहीं सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ था और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, फोटन हो गया, फिर कोबाल हो गया। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो फोटोन है, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज में कोबाल यूज़ हुआ, पास्कल यूज़ हुआ, फिर बेसिक यूज़ हुआ। फिर फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में क्या यूज़ हुआ, फोटोन हुआ, पास्कल हुआ, कोबाल हुआ, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन में सी हुआ, C++, जावा, ये आपको पता होगा आई थिंक, जैसे जावा वगैरह के नाम सुने होंगे आप लोग, जावा, C++, सी हो गया। तो ये आपका जनरेशन हो गया, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आपको इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि हाँ फिफ्थ जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे कि जावा हो गया, जावा था कि पास्कल था कि बेसिक था कि कोबल था कि फोर्टन था। तो आपको आंसर फिर जावा करना पड़ेगा। वही फर्स्ट जनरेशन में पूछेगा तो आपको यहाँ पर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज करना टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी याद कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा सुपर कंप्यूटर, तो हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो आप ये समझिए कि सुपर कंप्यूटर क्या हो गया, मतलब कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर। मतलब उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डेटा को एक ही बार में प्रोसेस किया जाता है, जैसे ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा जस्ट इन 1 सेकेंड। सोचिए कि इतना सारा डेटा जस्ट सेकेंड में ये एवल्यूएट कर देगा, प्रोसेस कर लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा ना कैलकुलेशन का। तो दिस इज बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर। मतलब ये क्यों होता है, ये इसलिए है कि इसमें के अंदर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर लगे हैं, मतलब हजारों प्रोसेसर लगे हैं, इसलिए फास्ट काम करता है ना। और इसका यूज़ क्या हुआ था, इसका पहला यूज जैसे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में यूज किया गया था, ठीक है ना। जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, साइंटिफिक सिमुलेशन हो गया, फिर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च पे इसका यूज़ किया गया था। और एक चीज़ को ये भी याद रखिएगा आप लोग कि इसको कौन डेवलप किया था, रोजर क्रे ने डेवलप किया था, ठीक है ना, 1976 में। तो इन चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा लोअर वर्जन मान सकते हैं आपको इसको, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 to 1000 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं इस कंप्यूटर को, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है 100 और 1000 का, तो एक ही साथ अगर कोई सारे डेटा को फेस करना चाहे या एक्सेस करना चाहे तो आराम से इसमें कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम। मतलब एक ही टाइम में हम मल्टीपल प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट इन डिफरेंट प्रोसेस एक ही साथ में, ठीक है ना। अब देखते हैं नीचे वाले को, ये है आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है कि ये थोड़ा मेन फ्रेम से थोड़ा सा इसको लोअर वर्जन मान लीजिए कि मीडियम साइज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कितने लोगों को सपोर्ट करता है यहाँ, मतलब एक तो इसमें प्रोसेसर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे और एक टाइम में
4 से 200 यूजर एक टाइम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप मान सकते हैं कंप्यूटर आर यूज्ड इन प्लेस लाइक इंस्टीट्यूट, मतलब कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कॉलेज हो गया या डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरह के डिपार्टमेंट वगैरह में आप मिनी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बिलिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मैनेजमेंट, तो वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लोग होते नहीं है, 100 से 200 लोग रहेंगे तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या चीज़ है ना कि हम यहाँ पर जैसे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मिनी कंप्यूटर की जगह पे सुपर कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको प्राइस भी तो ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट जो होगा इसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा होगा ना। कॉस्ट क्यों ज़्यादा होगा? कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होगा कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर प्रोसेसर का मतलब मैं आपको बताऊँ सिंपल भाषा में, तो रैम। रैम तो आपने सुना होगा मोबाइल में अपने, 6 GB का रैम, 4 GB का। तो जैसे रैम बढ़ता है, आप समझिए कि जैसे आपका रैम बढ़ेगा, जैसे आपका 4 GB का रैम का फ़ोन है, ठीक है, बट अगर आप 8 GB रैम का फ़ोन लेते हैं तो उसका प्राइस कितना बढ़ जाता है। तो वही सिंपल सी बात है कि सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होते हैं, अगर ज़्यादा रैम है तो उसका प्राइस ज़्यादा है। तो हम जो एफोर्डेबल प्राइस है उसके हिसाब से तो चलेंगे ना। तो यहाँ पर अगर कम यूज़र है तो हम यहाँ पे मिनी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं चौथा जो कंप्यूटर का टाइप है, वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन में हम देखते हैं कि ये थोड़ा उससे जो थर्ड वाला था उससे थोड़ा सा लोअर वर्जन है, ठीक है। डिजाइन फॉर द टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। इसका इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इसमें फास्ट माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। मैंने बताया ना कि इसमें भी अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ रैम है, मतलब रैम ज़्यादा है बट जो पिछले वाले थे उनसे कम है, ठीक है। और इसमें जो ग्राफिक एडाप्टर है वो भी अच्छा खासा स्पीड का है। और इट इज़ सिंगल यूजर कंप्यूटर, मतलब इसमें क्या है कि हमने पहले जो देखा था उसमें मल्टी यूजर थे ना, बहुत सारे, जैसे 1,000 से 10,000 यूज़ कर रहे हैं, फिर किसी को अप टू 1,000 यूज़ कर रहे हैं, किसी को 100 से 200 पर्सन यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्या है, ओनली वन यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कोई अगर स्पेसिफिक टास्क करना होगा तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, अच्छा एक्यूरेसी मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आपको पता होगा, अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो उसको, जो नॉर्मल लैपटॉप वगैरह है ना, उसको ही हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये मत सोचिए कि माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत छोटा सा, नहीं, वो जैसे अब सुपर कंप्यूटर हो गया तो उससे तो छोटा ही है ना, तो इसलिए इसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर को, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए। तो हम इसका यूज़ क्या करते हैं, जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई क्लास, ऑनलाइन क्लास करना है या कुछ सीट बनाना है या कोई काम ही करना है तो उसमें हम इस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर है। तो आप यहाँ इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, जैसे आपको पता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है वो हर चीज़ को, जो प्रोसेसिंग है, पावर है, उसको मैनेज करता है। फिर मेमोरी इनपुट रहेगा, मेमोरी रहेगा आपका, इनपुट यूनिट रहेगा, जैसे हम जैसे कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं। फिर आउटपुट यूनिट रहेगा, मतलब जैसे आप मॉनिटर वगैरह से चाहे प्रिंटर से आउटपुट देखते हैं ना, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो क्या है, जैसे ये भी वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या तो फ़ोन के स्क्रीन पर नहीं तो लैपटॉप के स्क्रीन पे, आपको आउटपुट यूनिट हो गया, मतलब जैसे मॉनिटर पे आप देख रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। द काइंड ऑफ कंप्यूटर सूटेबल फॉर द पर्सनल वर्क, जैसे कोई काम करता है कंपनी वगैरह में, चाहे कहीं भी ऑनलाइन काम कर रहा है घर से या वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें, या वर्क फ्रॉम होम भी ऑफिस से यूज़ कर, मतलब काम कर रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जैसे वाचिंग मूवी, अगर कोई मूवी देख रहा है तो भी मतलब आराम से देख सकते हैं इसमें। फिर ऑफिस फॉर द ऑफिस वर्क, मतलब ऑफिस का कोई वर्क है तो आराम से कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, लैपटॉप हो गया, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, या जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप वहाँ पर ये देखते होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर रहता है, माउस वगैरह रहता है, सीपीयू रहता है, मॉनिटर रहता है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम देने टाइम आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं कि, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो वर्क के बेसिस पे हमने कंप्यूटर को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहला क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या है कि ये जो कंप्यूटर है, जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ऑपरेशन है ना, उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। जैसे अर्थमेटिकल आप समझ लीजिए कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर डिवीज़न हो गया, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया।
तो इन सबको ये मैनेज करता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट होते हैं ना, जैसे 0 1 हो गया आपका, 0 1 0 1 इस फॉर्मेट में, उसको मैनेज करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट ऑल्सो कंबाइन द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर ग्राफिक साउंड, ठीक है ना। तो ये बाइट पर भी जो आपके डेटा है ना, जैसे आप ये बाइनरी डेटा है तो इसको भी ये प्रोसेस करेगा। और हाइब्रिड का मतलब कि आपको पता होगा कि ये दोनों इसमें आ जाएंगे, एनालॉग भी आ जाएंगे और डिजिटल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर मशीन आर यूज टू हॉस्पिटल लाइक ईसीजी डायलिसिस आर, मतलब ईसीजी वगैरह में हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड को। मतलब ये दोनों डेटा को मैनेज करता है, अर्थमेटिक को भी मैनेज करता है और आपका ये बाइनरी डिजिट को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अब हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जैसे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं ना, यहाँ पर हम इनपुट कुछ देंगे, फिर ये इनपुट जाएगा इनपुट यूनिट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आप कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, फिर माउस के थ्रू दे सकते हैं क्लिक वगैरह करके, ठीक है ना। फिर ये क्या होगा, ये स्टोरेज यूनिट में जाएगा, ठीक है, वहाँ पर स्टोर होगा मेमोरी वगैरह में, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि जो स्टोरेज यूनिट होता है तो वो दो टाइप के होते हैं ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो पहले ये क्या करेगा कि हार्ड डिस्क में सेव होगा, ठीक है ना। हार्ड डिस्क क्या होगा आपका, सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा। तो अब आपको भी पता है कि जो अपना कैलकुलेशन वगैरह होता है कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क में नहीं होता, वो क्या होता, किस में होता है, वो रैम में होता है। तो ये जो भी डेटा है ना, जो भी ज़रूरत वाली डेटा है वो रैम में जाता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर ये परफॉर्म होता है क्या, जो अगर कोई लॉजिकल ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, तो वहाँ पर लॉजिकल एलयू मैनेज करेगा, फिर कंट्रोल यूनिट है तो उसको ये मैनेज करेगा। फिर यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ना, तो ये जाएगा इसमें आउटपुट यूनिट में, जैसे कोई मॉनिटर देख रहे हैं, प्रिंटर देख रहे हैं, तो उसके बाद हमको वहाँ पर रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ तो सम का ही ले लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो हमने इनपुट में क्या क्या दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, और हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा वो क्या होगा, वो आपका सम होगा, ठीक है ना। तो सम होगा तो ये क्या करेगा कि सारे नंबर को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद इस जो भी ये 10 है ना, तो इसको यहाँ पर ये भेज देगा ना आउटपुट यूनिट में, फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो फिर आपका यहाँ पे 10 आपको दिख जाएगा, या तो स्क्रीन पे, या नहीं तो कोई प्रिंटर वगैरह या कहीं से भी आप आउटपुट डिवाइस में देख सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इनपुट, ठीक है। इनपुट मैंने भी आपको बताया कि हम कुछ भी नंबर वगैरह दे सकते हैं, 1 2 समथिंग, या क्लिक कंप्यूटर जो माउस है उस पर माउस को क्लिक कर सकते हैं, फिर जो कीबोर्ड है उसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं ना। तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा, मतलब डेटा वगैरह को इंटर करना होता है, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका जो भी प्रोसेस रिजल्ट है ना, वो आपको दिखाएगा आउटपुट में, ठीक है। जैसे डेटा फॉर द गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। जो कंट्रोल यूनिट है क्या, ये सारा चीज़ को मैनेज करता है। जैसे प्रोसेस ऑफ इनपुट आप दिए, फिर आउटपुट दिए, प्रोसेसिंग डेटा, और कहाँ इसको स्टोर करना है डेटा को, फिर उसको कैसे प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट को कहाँ सेंड करना है ना, ये सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। यही डिसाइड करता है कि कौन सा जो डेटा है उसको रिसीव करना है, किस डेटा को स्टॉप करना है, किस डेटा को हमको रैम में डालना है, किस डेटा को रैम में नहीं डालना है। ये अगर आउटपुट आ गया तो इसको कहाँ स्टोर करना है, फिर आउटपुट किसको दिखाना है, तो सारी चीज़ें ये मैनेज करेगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट को। तो मेमोरी यूनिट क्या है, सिंपल सी बात है, हम इसका यूज़ और स्टोरेज डेटा में करते हैं। मतलब अगर डेटा को स्टोर करना हो या इंस्ट्रक्शन को, तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपको बता दूँ, जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है ना, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, तो इसका हम यूज़ करते हैं मेमोरी को स्टोर करने, जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। तो एक तरीके का ये, जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं,
तो ये जो इन सारे ऑपरेशन है ना, इसको मैनेज करता है कि अगर डिवीज़न दिया, अगर हमारा इंस्ट्रक्शन डिवीज़न है तो ये डिवाइड ही करेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ये मैनेज करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बात को, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस मैं आपको सिंपल में बताऊँ तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं ना। जैसे दिस डिवाइस आर यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब इन डिवाइस का यूज़ हम करते हैं इस चीज़ के लिए, तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ना। तो चलिए हम इसको वन बाई वन अच्छे से देखते हैं ना। तो अब आप देखिए, हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, हम इनको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है ना। तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, फिर लाइट पेन आ जाएगा, ऑप्टिकल स्कैनर आ जाएगा, फिर टच स्क्रीन आएगा, फिर माइक्रोफोन आएगा, ट्रैक बॉल, वेब कैम आएगा, स्कैनर आएगा और बायोमेट्रिक सेंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये मतलब होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम कीबोर्ड को देखते हैं, कीबोर्ड क्या होता है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ना ये कीबोर्ड है अपना, जो बहुत सारे बटन होता है, फिर स्पेस बार हो गया, फिर ये इंटर वाला, मतलब दिख नहीं रहा बट जो बटन होता है ना उसका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, उसका नेम होता है और फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये होता है। अगर आपने एग्ज़ाम में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जब भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और या रोल नंबर और DOB डालते हैं तो फिर इसको हम यूज़ करते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस, ठीक है। मतलब यूज़र टाइप कर सकता है टेक्स्ट वगैरह को, सिंपल सी बात है। अगर कुछ आपको गूगल पे देखना ही है, यूट्यूब वगैरह सर्च करना है, तो आप सिंपली इसी से सर्च कर सकते हैं। लेआउट ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर, ये सेम तरीके का होता है, जो टाइपराइटर का पैटर्न होता है ना कीबोर्ड का, वो सेम ही उसी के जैसा होता है। कीबोर्ड यूज टू इंटर डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इसका हम यूज़ करते हैं कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने के लिए। विच में भी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, मतलब या तो ये न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ABCD भी हो सकता है और 1 2 3 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हम या तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं AB2 या 2AC समथिंग, A2C, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। व्हेन क्वेरी इज प्रेस्ड द कीबोर्ड इंटरेक्ट विद द कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर, हाँ जब आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कोई भी की, तो आपका इनपुट जो भी आपका स्क्रीन है वहाँ पर आप दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, माउस को देखते हैं। माउस को आपने आप में से आई होप सब लोग जानते होंगे। तो इसका यूज़ हम जो कर्सर होता है उसको मूव इन मूव आउट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कि इधर उधर से जो भी फाइल पे क्लिक करना है जो पर्टिकुलर। तो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, तो हाँ सिंपल सी बात है, हम इसका यूज़ हैंड से ही करते हैं ना। इट इज़ यूज एज अ पॉइंटर, मतलब जो कर्सर होता है ना कंप्यूटर में, उसको इधर उधर मूव कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ लाइक मूविंग आइकन हो गया, रिसाइज करने के लिए रिसाइज विंडो ये भी यूज़ करते हैं। जो इसका व्हील होता है ना, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो व्हील का हम यूज़ कर लेते हैं जो टेक्स्ट वगैरह उसको साइज इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए। फिर हम लाइट पेन देखते हैं। तो लाइट पेन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट पेन क्या है कि जैसे कोई भी स्क्रीन पर हम इसका यूज़ करते हैं लिखने के लिए। जैसे आजकल के टाइम में जो भी ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर एक पेन यूज़ करते हैं वो लोग स्क्रीन पर लिखने के लिए, ठीक है। तो आप उसी को मान सकते हैं कि लाइट पेन है, ठीक। और फिर ऑप्टिकल स्कैनर, देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये बार कोड को स्कैन कर रहा है इससे ना, तो हम इसी को ऑप्टिकल स्कैनर बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑप्टिकल स्कैनर आपने जनरली मॉल वगैरह में देखा होगा, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको डायरेक्ट लिख ना करके वो डायरेक्ट इसको स्कैन कर लेते हैं, और इसमें सारा जो डेटा है ना वो कलेक्ट रहता है, तो इनको आसानी से फेच हो जाता है, तो ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता ना, इसलिए हम ऑप्टिकल स्कैनर का यूज़ करते हैं। फिर टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन आई थिंक सबको पता होगा, सबने मोस्ट ऑफ द लोग मतलब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पर टच वगैरह करते हैं तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कोई ऐप वगैरह ही खोलना है या कुछ भी चैटिंग वगैरह करना है, तो वहाँ पर टच करके ही हम कोई ऐप को खोलते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन
करते हैं ऐसा ना। तो आप देख सकते हैं कि टच पैनल डिस्प्ले इन द पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड, ठीक है। हियर इज इनपुट कैन बी गिवन थ्रू द कंप्यूटर स्क्रीन that accept the input through the monitor. User can touch electronic button display on the screen and they may use light pen। हाँ, मतलब टच वगैरह करके कुछ भी मतलब इनपुट दे सकते हैं उस कंप्यूटर या फ़ोन मोबाइल डिवाइस को, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोफोन, तो यहाँ आपको पिक्चर में दिख जाएगा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है, हम अपने साउंड को एक इनपुट के थ्रू देते हैं, मतलब कंप्यूटर वगैरह में। जैसे मैं अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये भी मेरा एक इनपुट ही जा रहा है ना माइक के थ्रू। तो दो तरीके के वैसे माइक्रोफोन होते हैं, एक तो डेस्कटॉप माइक्रोफोन और एक हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। तो जो डेस्कटॉप माइक्रोफोन होता है वो समझिए कि एक इनबिल्ट हो गया ना, इनबिल्ट माइक्रोफोन हो गया, जैसे हम बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा। और हैंड हेल्ड माइक्रोफोन यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा, जैसे कोई अगर सिंगर वगैरह अगर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ना इस माइक्रोफोन के, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, एक तरीके का ये समझिए कि पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है जो माउस की तरह ही काम करता है। जैसे इसका काम क्या है कि जो पॉइंटर है उसको मूव आउट करना होता है ना, मूव आउट वगैरह कर सकते हैं इधर उधर, जो भी आपका स्क्रीन पे पॉइंटर को लेफ्ट राइट जो भी कर सकते हैं यूजिंग योर थंब एंड योर फिंगर। मतलब आप अपने जो फिंगर से या थंब से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली मतलब माउस की तरह ही होता है। अब देखते हैं अपन वेब कैम। तो वेब कैम क्या है कि जैसे कोई अगर मान लीजिए कि किसी को वीडियो रिकॉर्ड करना होगा फेस कैम से, मतलब फेस उसमें दिखेगा, तो वहाँ पर ये फेस वेब कैम क्या यूज़ करता है, किस लिए कि और जो आपका फेस है उसको भी रिकॉर्ड करेगा वीडियो में, ठीक है ना। तो वेब कैम इज डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर। आप मैं बता इसका आपने जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे ना एसएससी का, तो वहाँ पर आपका यही वाला सेम वेब कैम यूज़ करके आपका वेरिफिकेशन करता है। तो यही वेरिफिकेशन आपको फ़ोटो वगैरह देखेगा, चेक करेगा कि हाँ आप सेम सेम पर्सन है कि नहीं। तो ये सब वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या है कि जो भी आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन कराते हैं ना फोटोकॉपी, तो सिंपल सी बात है वो ये स्कैन करता है, जो भी इसमें जो डेटा रहेगा उसको स्कैन करेगा, फिर उसको उस जो भी स्कैन किया वो डेटा है उसको फिर वो प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो किसी जो पेपर वगैरह A4 शीट पे प्रिंट करेगा। फिर अब देखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या है कि जैसे ये वेरीफाई करता है, जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड वगैरह में आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है ना, उससे पता चलता है कि हाँ आप ओरिजिनल पर्सन है, क्योंकि हर एक पर्सन का जो है थंब होता है, थंब का जो भी ये आप इम्प्रेशन देख सकते हो वो यूनिक होता है। तो इसलिए हम इसका यहाँ पर बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ करते हैं। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जैसे अटेंडेंस वगैरह जो भी एम्प्लॉय का लिया जाता है तो बस क्या करता है कि बायोमेट्रिक सेंसर से वो अपना थंब लगाएगा और फिर वहाँ पर रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जैसे हम एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं तो वहाँ पर चेक करने के लिए भी कि आप ओरिजिनल सच में वो कैंडिडेट है कि नहीं, वहाँ भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि जो आउटपुट डिवाइस होता है तो उसमें हमको डेटा दिखाई देता है ना। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डेटा, ठीक है। जो भी आपका डेटा प्रोसेस हो गया है इन्फॉर्मेशन, उसको यूज़र तक उसको दिखाएगा कि हाँ, या तो वो मॉनिटर के थ्रू दिखाएगा या प्रिंटर के थ्रू दिखाएगा या प्लॉटर के थ्रू दिखाएगा या स्पीकर के थ्रू दिखाएगा। तो चलिए हम इन सारे आउटपुट डिवाइस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर अब देखते हैं कि मॉनिटर, सबसे पहली बात है हम मॉनिटर को डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ना मॉनिटर, यहाँ पर राइट साइड में एक इमेज होगा मॉनिटर का। तो मॉनिटर ऐसे ही होता है, आपका स्क्रीन दिखाई देगा वहाँ पे। मॉनिटर इज जस्ट लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, मतलब टेलीविजन स्क्रीन जैसा ही होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा, डेटा को डिस्प्ले करता है ये और इन्फॉर्मेशन को। और सम डेटा इज बीइंग कीड एंड इन द मॉनिटर डिस्प्ले द कैरेक्टर विंग टाइप। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट है आपका, ठीक है। तो टाइप कर रहे हैं तो क्या होता है, आपका यहाँ पर स्क्रीन होता है, आप यहाँ पर टाइप करते जाते हैं कीबोर्ड से। तो आपका ये जैसे जैसे टाइप करेंगे आपको दिखाई देगा ये जो जो आपने टाइप किया होगा। तो इसी का काम है, दिखाता है मॉनिटर का, ठीक है। अब देखते हैं कि मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं। तो मॉनिटर एक्चुअली यहाँ पर
4 टाइप के होते हैं, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब, जो पहले के टीवी में आप देख सकते हैं कि जब भी आपका कोई पुराना टीवी होगा ना, जैसे आज से 10 साल पहले, तो इसमें यही यूज होता था, कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता था कि पीछे से लाइट वगैरह आता था, फिर यहाँ पर जो स्क्रीन था आपको वहाँ से फिर दिखाई देता था टीवी में, जो भी अब पुराने वाला टीवी है ना, ब्लैक एंड वाइट वाला, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हम चलिए इसको देख ले, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर दैट आर यूज टू इन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। मतलब एक तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे टीवी, जैसे टीवी है समझिए एक तरीके का, ठीक है ना। CRT इज द वैक्यूम ट्यूब। CRT वर्क्स बाय द मूविंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक टू द फोर्थ अक्रॉस द बैक ऑफ द स्क्रीन। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस पर मूव आउट करेगा इसे, ठीक है ना, और ये जाकर बीम टकराएगा, उसके बाद हमको फिर ये रे वो प्रोड्यूस करेगा, फिर स्क्रीन कवर विद द फाइन लेयर फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट कॉल्ड फॉस्फोरॉन। तो इसके थ्रू हमको फिर वहाँ पर स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हो रही है फिर हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब जानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, जैसे LCD, आपने सभी सुना होगा LCD के बारे में, ठीक है। जैसे हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं ना LCD, जो पहले तो हम लोग टीवी यूज़ करते थे, बट अब मोस्ट ऑफ द केस में फिर LCD आया, फिर बाद में उसके LED आता है। तो LCD में क्या है, LCD में आप देख सकते हैं कि दिस स्क्रीन है यूज इन लैपटॉप एंड द नोटबुक साइज PC, ठीक है। मतलब इसका साइज़ वही लैपटॉप वगैरह जो लैपटॉप में यूज़ होता है ना वो LCD, तो उसका मॉनिटर LCD जैसे ही होता है, ठीक है, नोटबुक साइज जैसे, ठीक है। और टिपिकल स्पेशल टाइप ऑफ द लिक्विड इज सैंडविच बिटवीन द टू प्लेटेड। मतलब एक थिन प्लेट होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, यही आपका LCD है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम मॉनिटर जैसे आउटपुट देखने के लिए करते हैं, जैसे मूवी वगैरह हो गया, चाहे कोई न्यूज़ वगैरह देखना है चैनल पर कुछ, तो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिक्विड इमिटेड डायोड, मतलब इसको हम लेड की तरह लेड जानते हैं, ठीक है, LED, ठीक है। तो एक तरीके का क्या है ये, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट लाइट व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट। मतलब क्या है कि जब भी करंट पास होगा तो इसमें से लाइट आपको दिखेगा, ठीक है ना। और ये लाइट क्या होगा, और लाइट का जो कलर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू होगा। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर देखिएगा तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, फिर ब्लू हो गया। तो ये क्या करता है कि एक इंस्ट्रक्शन को आपको दिखाता है, डिस्प्ले करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड, चाहे जो पुराने वाली जो घड़ी होता था, आपने कभी यूज़ किया होगा, वो ऐसे ऐसे होता था ना, सिम मतलब ऐसे इस टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि टाइम दिखाता था कि हाँ अगर 2 बज गया तो ऐसे दिखाएगा, तो ऐसा होता था ना। जैसे 1 बज गया तो ऐसे दिखा देता था, जैसे 7 बजा तो ऐसे दिखा दिया, फिर 8 बजा तो उसको 8 ऐसे दिखाता था। तो सेम इसी को हम लेड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट जो कंप्यूटर मॉनिटर टाइप है 3D मॉनिटर। तो 3D मॉनिटर क्या है कि सिंपल आप देख सकते हैं 3D में आप जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना जो भी कंप्यूटर वगैरह, तो 3D में रहता है। अब चीज़ों की जैसे 3D इमेज हो गया, तो 3D इमेज क्या होगा कि उसका 3 डायमेंशन में, जैसे हम जो सिंपल इमेज देखते हैं वो क्या होता है, वो 2D में होता है। बट अगर हम उसको किसी स्क्रीन के थ्रू जैसे 3D मूवी वगैरह देखते हैं, तो जो भी आपका इमेज होगा या वीडियो होगा वो आपको 3D में दिखेगा, मतलब 3 डायमेंशन में दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है ना। ये आपको मॉनिटर है, तो ये अब प्रिंटर की बात करते हैं। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या करता है कि डेटा जो भी आपका इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको एक पेपर पे प्रिंट कर देता है, जिससे आप आसानी से उस चीज़ को देख सकते हैं, जो आपका आउटपुट होगा वो आराम से देख लेंगे। ये तो इसका क्या है ना कि ये कलर में भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके कुछ टाइप के बारे में जानते हैं। लेज़र प्रिंटर, ठीक है ना, पहला टाइप है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि लेज़र प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर होता है, ठीक है। दैट वन नॉर्मली फाइंड्स इन द पब्लिशिंग। मतलब कोई भी चीज़ अगर पब्लिश करना है या उसको प्रिंट आउट अच्छे से करना है, इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट एंड क्वाइट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है ये लेज़र प्रिंटर, ठीक है ना। मोर एवर द ऑपरेशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज ईजी विद द ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग। मतलब अगर आपको प्रिंट करना होगा तो क्या करेगा, जैसे आपको 10 पेज प्रिंट करना होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि बार बार उसको ऑन ऑफ करना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 10 पेज करना है तो आप कंप्यूटर से उसको कर दीजिए कि हाँ मेरे को 10 पेज प्रिंट आउट करना है, तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा जब तक आपका 10 पेज
प्रिंट नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसका, इंकजेट प्रिंटर का। तो इंकजेट प्रिंटर का सिंपल सा मैं एग्जांपल दूँ तो जो कलरफुल वगैरह जो प्रिंटर करते हैं ना, जैसे आपको फ़ोटो वगैरह कोई जो कलरफुल फ़ोटो है उसको प्रिंट करना है तो आपको एक कलर में प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारा कलर यूज़ होता है ना, जैसे RGB यूज़, जैसे रेड हो गया, 3 कलर ऐसे यूज होता है जनरली, उसी को मिक्स करके बहुत सारे कलर को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये इंक लगता है, फिर इंक के थ्रू ये प्रिंट करता है जो भी आपका इमेज वगैरह जो भी है फोटो कलर, जैसे आपको कलरफुल फोटोग्राफ वो चाहिए, जैसे प्रिंट आउट चाहिए तो इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर इज यूज टू एक्सटेमली स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द इंक आउट ऑफ द पेपर, मतलब वो इंक जो भी है उसको पेपर में प्रिंट करके देता है, ठीक है। इट स्प्रेड इंक टू ऑन द पेपर टू फॉर्म अ करेक्टर प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। हाँ मतलब इसमें यही काम का होता है कि जो आपका इंक है वो आपका जो भी पेपर होगा तो उस पर आपका कैरेक्टर हो सकता है, इमेज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, उसको प्रिंट करेगा। फिर अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक तरीके का समझिए कि वॉज वेरी पॉपुलर ऑन द वन टाइम, ठीक है। ये मतलब बहुत फेमस रहा था एक बार। तो इसमें क्या होता है कि वेरी वर्सटाइल एंड इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस इन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द प्रिंट हेड फिजिकली हिट्स द पेपर थ्रू द रिबन एंड द प्रोड्यूस टेक्स्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमको जीरो बनाना है तो क्या करेगा कि डॉट से बनाएगा, जैसे ऐसे डॉट डॉट कर कर करके जीरो बना दिया। अगर एक बनाना हो तो क्या होगा, डॉट 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 के करके एक आउटपुट में दिखा देगा। तो ऐसा इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर लाइन प्रिंटर हो गया। तो लाइन प्रिंटर एक्चुअली ऐसा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइन ऑफ आप समझ सकते यहाँ पर सेंटेंस है। तो ये क्या करता है कि प्रिंट कर देता है, मतलब करेक्टर वाइज नहीं करके ये डायरेक्टली आपको देख सकते हैं कि इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द वन और मोर करेक्टर एट द टाइम, मतलब ये लाइन वाइज लाइन प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पर जितने भी लाइन होंगे तो एक लाइन फिर दो लाइन, मतलब लाइन वाइज, ऐसा नहीं कि करेक्टर वाइज नहीं कि आप ABC लिख रहे हैं तो बस इसको करेगा, नहीं। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि ABC इज DAC ऐसा, तो ये पूरे जो लाइन है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसका जो प्रिंट क्वालिटी होगा वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा तो थोड़ा क्वालिटी थोड़ा गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल में भाषा में समझाऊँ तो प्लॉटर क्या होता है कि जैसे अगर किसी को बोर्डिंग या होर्डिंग जो भी छपवाना होता है ना, कि बड़ा सा पेज पे अपना फोटो वगैरह चाहे कुछ लिखवा कर, या किसी भी एडवर्टीजमेंट में जैसे किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट कराना है तो उसको हम प्रिंट आउट करवाते हैं। फिर वहाँ पे जो भी आप देख रहे होंगे कि सड़क वगैरह के आसपास में ये आपका बोर्ड लगा हुआ होगा, फिर यहाँ पे आपको ये जो पेपर टाइप का होता है, पेपर या जो भी प्लास्टिक वगैरह से बना होता है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका यूज़ होता है कि बस उसमें जो छापने का होता है, जो भी आपका प्लेन मान सकते हैं कि प्लास्टिक हो गया, उसके ऊपर कुछ फोटो इमेज टेक्स्ट वगैरह छापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्लॉटर का, ठीक है ना। तो प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट नॉर्मली यूज बाई अ प्रिंटर, मतलब पोर्टर जो प्लॉटर है उसको हम कनेक्ट करते हैं पोर्ट के थ्रू बाई द प्रिंटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्लॉटर यूजली कम इनटू 2 डिजाइन, 2 डिजाइन के होते हैं, एक फ्लैट बेड और एक ड्रम बेड का, ड्रम साइज का, ठीक है ना, ड्रम टाइप का। तो प्लॉटर ऑफ द, ये हम जानते हैं कि फ्लैट बेड क्या है। तो फ्लैट बेड में क्या है कि प्लॉटर ऑफ अ स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन द टेबल विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज, मतलब यहाँ पर पेपर साइज थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्ट रहता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बट ड्रम वाले टाइप में क्या होगा कि दिस प्लॉटर आर बिग साइज यूजिंग रोल ऑफ पेपर ऑफ द अनलिमिटेड लेंथ, मतलब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये ड्रम वाला ही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं कि आप पेपर का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको हम ड्रम बोलेंगे। और जहाँ पर फ्लैट बेड आएगा तो वहाँ पर छोटा सा मतलब साइज़ का हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं जो भी इमेज वगैरह या होर्डिंग वगैरह तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। और हाँ, ये थोड़ा वीडियो लंबा है, अगर आपने यहाँ पर यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू, क्योंकि बट आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा ना इस वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं कि स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आपने कभी म्यूजिक वगैरह सुना होगा तो हम वहाँ पर आपने स्पीकर यूज़ डेफिनेटली किया होगा, चाहे जो भी अगर
अगर पूजा वगैरह होता है तो कोई गाना वगैरह बजाता है तो स्पीकर का हम यूज़ जनरली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा आउटपुट, जो भी आउटपुट डिवाइस हो गया कंप्यूटर का, उसके बारे में। फिर हम इनपुट डिवाइस भी देख लिए थे ना पहले, इनपुट डिवाइस। तो ये दोनों डिवाइस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पर मैं ये चैप्टर को डिस्कस करूँगा, कंप्यूटर मेमोरी को, जिसमें हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, फिर हम रैम का यूज़ कहाँ करते हैं, रोम का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब डेटा कहाँ प्रोसेस होता है, रैम में होता है कि रोम में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सारे प्रोसेस को मैनेज वगैरह करता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सच में आपको सही लगा होगा वीडियो, फिर मैं आपके रिएक्शंस के थ्रू अगर लगेगा कि हाँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, तो फिर मैं आगे की जो भी बचा हुआ सिलेबस है ना उसको फिर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूंगा। फिर मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ पर आप अपने डाउट वगैरह को पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपका डाउट वगैरह का जो भी आंसर होगा उसको मैं बता दूँगा। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।